नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। हरिद्वार ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और गुरुद्वारा ऋषिकेश के अतिरिक्त गोचर, बरकोट, हीना, गौचर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग के अतिरिक्त धामों तथा जानकी चट्टी, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम के दर्शन टोकन वितरण काउंटर में भी श्रद्धालुओं के पंजीकरण सेवा सोमवार से सुलभ कराई जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये तमाम निर्देश दिए हैं। चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं को तमाम सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं केदार घाटी में बारिश कम होने के बाद अब केदारनाथ धाम यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदार बाबा के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं श्रद्धालु। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं और अपने सुखद अनुभव साझा कर रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि पैदल रास्ता अब दुरुस्त हो गया है और लगातार यात्रा भी चल रही है। पैदल मार्ग पर पानी, बिजली, खाना, शौचालय के साथ साथ सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध है। दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। सब मतलब अच्छा है, रोड तो बहुत ही अच्छा है और टूटा भी होता है तो कुछ दिक्कत नहीं आती है चलने के लिए। लगेज दुरुस्त कर किया जाता है। हम पैदल ही आए नीचे से एकदम, और रास्ता एकदम अच्छा ही है और आपका हेलीकॉप्टर से भी नहीं आया, घोड़े से भी नहीं आया, हम पैदल ही आए। हम चारों लोग गुवाहाटी से ही आए हैं और मंदिर का दर्शन भी हो गया सुबह सुबह, एकदम अच्छा लगा। रास्ता एकदम अच्छा है, सब लोग आ ही सकते हैं। अभी रास्ता सही है, बढ़िया किया हुआ है। आरपीएफ वाले, पुलिस वाले सब अच्छी तरह से है। मंदिर में दर्शन भी बढ़िया हुआ है, सब व्यवस्था बढ़िया किया हुआ है। तो केदारनाथ धाम यात्रा पटरी पर लौट गई है। ऐसे में बाबा के दर्शन कर अब श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर मार्ग को सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई, काम किया गया और अब फिर से केदारनाथ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है और पटरी पर अब केदारनाथ धाम यात्रा फिर से लौटती हुई नजर आ गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, केदारनाथ धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है, लोगों में क्या कुछ उत्साह और श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, राज्य सरकार का संकल्प था कि जल्द ही चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जुलाई माह में जो बारिश यहाँ पर आई थी उस बारिश के चलते जो यात्रा के जो मार्ग थे वो कई जगह अवरुद्ध यहाँ पर हो चुके थे। कई जगह खतरा ज्यादा सुरक्षा को लेकर बढ़ने लगा था, तो ऐसे में यात्रा को कम करने का काम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया गया था। यात्रियों से भी लगातार अपील यहाँ पर की गई थी कि वो बारिश को देखते हुए अपनी यात्रा को स्थगित करने का काम यहाँ पर करें। लेकिन अब जैसे मानसून का अंतिम चरण अब शुरू हो चुका है, बारिश कम होने लगी, तो ऐसे में अब यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का काम प्रशासन की तरफ से कर लिया गया। केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है उस पैदल मार्ग को दुरुस्त करने का काम यहाँ पर कर लिया गया है। जो मुख्य मार्ग है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के, वहां पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था वहां पर कर दी गई है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न पॉइंट यहाँ पर खोले गए हैं, जहाँ पर यात्रियों के रहने के लिए और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। और जो यात्री श्रद्धालु यहाँ पर धामों में पहुंच रहे हैं वो यात्रा व्यवस्थाओं को देखकर काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी लगातार उनके लिए बेहतर प्रबंध करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी तक श्रद्धालु धामों में पहुंचे, चाहे केदारनाथ धाम में हो या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के धाम में हो, श्रद्धालु काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं जिनके द्वारा यात्रियों के लिए इतने बेहतर व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। क्योंकि जो विषम परिस्थितियां वहां पर थी, इन परिस्थितियों से बाहर निकलना, उन परिस्थितियों के बीच में वैकल्पिक मार्ग या फिर दूसरे जो मुख्य मार्ग है उन मार्गों को सुव्यवस्थित करना, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर था। लेकिन अब उससे पार पाने का काम किया गया और यही वजह है कि अब चारधाम यात्रा पुनः वापस पटरी पर लौट आई है और
लोगों की आर्थिकी से जुड़ा हुआ जो विषय था, जो कह सकते हैं कि भारी बारिश के चलते जिस पर संकट गहराने लगे था, वो भी अब समाप्त होने लगा है। जी बिल्कुल अभय, केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ऐसे में अब क्या कुछ स्थिति है? श्रद्धालु कितने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए? बिल्कुल, अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो अगर मौसम साफ दिखता है, मौसम साफ रहता है, मौसम विभाग की तरफ से कोई पूर्वानुमान नहीं होता, तो फिर 3 से 4 हजार लोग रोजाना इस समय केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा मार्ग के माध्यम से पहुंचने का काम वहां पर कर रहे हैं। जिस दिन बारिश ज्यादा देखने को मिलती है उस दिन यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया जाता है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वहां पर है, जो प्रबंधन यात्रा के लिए, उस प्रबंधन का असर यहाँ पर दिखने लगा है। और 2 से 3 हजार की संख्या में इस मौसम में श्रद्धालुओं का पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि लोगों को अब भी सरल और सुरक्षित यात्रा का जो संदेश सरकार की तरफ से दिया गया था उस पर भरोसा है और वो यात्रा पर वापस यहाँ पर लौट आए हैं। इसी प्रकार से अगर हम यमुनोत्री केदारनाथ धाम की बात करते हैं तो वहां पर भी 1 से 2 हजार यात्रियों के पहुंचने की रोज यहाँ पर संभावना नजर आ रही है, जो अभी तक के आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसा समझा जा सकता है कि पिछले 1 सप्ताह के भीतर से जो यात्रा व्यवस्था थी वो वापस पटरी पर आने लगी है। बद्रीनाथ धाम में कह सकता है कि कुछ जगहों पर जो मुख्य मार्ग है वो अवरुद्ध यहाँ पर हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी वैकल्पिक मार्गों के जो प्रबंध थे उनको वहां पर कर दिया गया ताकि जो श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर आए वो दर्शन करने के लिए धामों तक पहुंच पाए। तो कोशिश यही है और आने वाले दिनों में इसके और सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो यात्रियों की जो संख्या मानसून के दौरान कब यहाँ पर देखने को मिली थी वो वापस उसमें बढ़ोतरी होती हुई भी नजर आएगी। जी बिल्कुल अभय, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में मौसम क्या कुछ अभी हालात हैं मौसम का केदारनाथ में, और मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है कि किस तरीके से आगे मौसम करवट बदल सकती है या फिर मौसम सुहावना रहेगा केदारनाथ में? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि चाहे केदारनाथ धाम का हो या यमुनोत्री गंगोत्री धाम का हो, सभी जगह पर अभी भी मौसम विभाग की तरफ से हल्की से मध्यम गति की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया आने वाले 8 से 10 दिन के भीतर इसी प्रकार से हल्की हल्की बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह जरूर यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन ये कह सकता है कि मानसून का अंतिम चरण शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बारिश यहाँ पर कम होगी और जो यात्रा है वो वापस पुनः पटरी पर लौट सके उसके लिए भी प्रयास यहाँ पर तेज कर दिए गए। सरकार की तरफ से इस यात्रा को वापस सुचारू करने के लिए ये कह सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को बढ़ाने का काम यहाँ पर कर दिया गया ताकि श्रद्धालुओं की ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो सके और वापस जो चारधाम यात्रा वो अपने भव्य स्वरूप पर यहाँ पर लौट सके। धामों में प्रबंध भी कर दिया गया, लेकिन लोगों को साफ तौर पर ये कहा जा रहा है जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं कि वो जिला प्रशासन की जो एडवाइजरी है उस एडवाइजरी का विशेष ध्यान यहाँ पर रखें कि अगर बारिश का मौसम है, बारिश की कोई चेतावनी यहाँ पर जारी है तो उस दौरान अपनी यात्रा करने से बचे ताकि किसी प्रकार से कोई परेशानी उन्हें यहाँ पर ना हो। बिल्कुल अभय, मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अभय इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। आप निगाह बनाए रखिए। तो लगातार अब फिर से केदारनाथ धाम यात्रा शुरू हो गई है, ऐसे में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे चरण की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस आगामी 11 सितंबर से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ करते हुए नई दिल्ली में केदारनाथ शिला ले जाकर सदियों पुरानी वैदिक और सनातनी परंपराओं को तोड़ते हुए मंदिर के नाम पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर समस्त हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके विरोध में यह यात्रा निकाली जा रही है। रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 11 तारीख से पुनः प्रारंभ होगी, जहां पर हमने यात्रा छोड़ी थी सीतापुर में और वहां से गौरीकुंड तक जाएगी। गौरीकुंड से फिर पैदल हम केदारनाथ जाएंगे 12 तारीख को प्रातः हम गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे। 13 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्व के कल्याण के लिए
भारत की प्रगति के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए और भाजपा को सद्बुद्धि दिलाने के लिए बाबा केदार पर जलाभिषेक करेंगे, शिवालय पे जलाभिषेक करेंगे और सबके सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। वही खबर देहरादून से है, जहां गणेश चतुर्थी आज 7 सितंबर 2024 से शुरू हो गई है। यह त्योहार भगवान गणेश का सम्मान करता है और इसमें पूरे भारत में 10 दिनों तक अनुष्ठान और उत्सव चलता है। घरों और मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की जाती है और हर दिन उनकी पूजा भी की जाती है। तो देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। गणपति बप्पा मोरिया की आवाज से पूरा देश गूंज रहा है। 10 दिन तक गणेश चतुर्थी का ये पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार के दिनों में भगवान गणेश की पूजा होती है, अनुष्ठान किया जाता है और तमाम तरीके से भगवान गणपति को खुश करने की कोशिश की जाती है। को हम शुरू से रखते हैं। आज से मेरे को कम से 8 साल हो गए, 8-10 साल। गणपति जी से जो मांगा है वो मिला है मेरे को। सब मनोकामना पूरी करते हैं। घर में बहुत खुशी मनाते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है हमें। हमारे शंकर भगवान जी के पुत्र हैं, उनसे क्या क्या नहीं मिल सकता है। जो हम चाहेंगे वो मिलेगा हमें। वही रानीखेत से भाजपा विधायक का जैसे विवादों से चोली दामन का साथ बन गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भाजपा के रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल के छोटे भाई सतीश नैनवाल अवैध हथियार के साथ एसएसबी द्वारा गिरफ्तार किए गए। भाजपा विधायक के भाई की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की सियासत फिर से गरमाने लगी है। पहले उद्यान घोटाला, जिसमें भाजपा विधायक के भाई शामिल थे, और अब अवैध हथियार के साथ चंपावत के बनबसा बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया है। विधायक के भाई सतीश नैनवाल और उनके ड्राइवर दिनेश चंद्र के पास से 40 जिंदा कारतूस और अवैध सामग्री पकड़ी गई है। विधायक तो मैं जा रहा हूँ क्या? मेरा भाई, उसका परिवार अलग है, उसका घर अलग है, वो मेरे से अलग रहता है। क्योंकि उसको टारगेट इसलिए इतनी छोटी सी गलती के लिए, गलती हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलती हुई है, उससे छोटी सी गलती हुई है, क्योंकि रसीद जो जल्दीबाजी में निकाल देती है, कॉटेज घर निकाल देती है। वो कानून के हिसाब से उसे पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें मैं कह रहा हूँ भूल हो गई, उससे भूल से अपनी कॉटेज निकालना भूल गया, जो लाइसेंसी है। का पाप का गड़ा भर गया और आज एक और घटना सामने आई है। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल जी के छोटे भ्राता सतीश नैनवाल जी कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पकड़े गए हैं। 57 बटालियन ने इनको पकड़ा है। कारतूस इनके पास से पकड़े गए हैं, वो भी जिनकी संख्या 40 है। प्रशासन और पुलिस उनको बचाने में लग गई है। ये कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया है कि वो लाइसेंस दिखाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक नजीर नहीं बन जाएगी कि आदमी गोलियां सप्लाई करेगा, अवैध सामान सप्लाई करेगा, पकड़े जाने पर वो कहेगा कि अब लाइसेंस में फलानी जगह छोड़ के आ गए, मैं लाइसेंस दिखाता हूं। और क्या इंटरनेशनल ट्रीटी में ये भी तय है कि आप भारत के लाइसेंस को लेकर ये गोली बारूद लेके दूसरे देश में जा सकते हैं? क्या देश की सीमाएं नाप सकते हैं आप? यहां तक कि जिन राज्यों में आपको लाइसेंस निर्गत है, 3 राज्य से ज्यादा राज्य आप असला बारूद लेके नहीं जा सकते। और आज आप क्या कहते हैं, लेके गए और 40 कारतूसों के संग आपको पकड़ा है सीमा सशस्त्र बल ने, और अब प्रशासन जो है उनको समय दे रहा है कि आप लाइसेंस दिखा दीजिए। ये किस ओर को, किस दिशा की ओर को भारतीय जनता पार्टी देश को और राज्य को ले जा रही है, ये समझने वाली बात है। तो विधायकों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। इस बार विधायक की जो मुश्किलें बढ़ी है वो है रानीखेत से भाजपा विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के, क्योंकि इनके जो भाई, छोटे भाई हैं सतीश नैनवाल, वो इस समय नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के द्वारा अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए। और जिस तरीके से मामला सामने आया, जो एसएसबी की जो सामने आई है, जो जानकारी वहां से है, उसमें 7.65 mm के जो कारतूस हैं वो वहां पर विधायक के भाई से पकड़े गए। 40 कारतूस हैं। इसके साथ कुछ अवैध सामान भी वहां पर पकड़ा गया है। विधायक के भाई के साथ एक और व्यक्ति वहां पर पकड़े गए, जिसकी जांच अभी चल रही है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मामला सामने आया, ऐसे में एक और विवाद भाजपा विधायक के लिए मुसीबत बन सकता है। जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भाजपा को भी यहाँ पर सफाई देने की आवश्यकता है, अपना स्पष्टीकरण यहाँ पर देना होगा, ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम घटा है, उसका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा विधायक की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। हरीश, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई गिरफ्तार किया गया है। विधायक के भाई के खिलाफ आर्म्स एक्ट में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। कि देखिए, कल शाम की घटना है जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो एसएसबी यहाँ पर तैनात है, एसएसबी के द्वारा जो 2 लोग थे वो बरना कार से थे, जा रहे थे नेपाल की ओर जा रहे थे, तो उनको रोकने का इशारा किया गया। तो उसमें से एक व्यक्ति ने जो है गाड़ी से निकाल के अपना बैग जब चेक किया गया तो बैग में जो है 40 जो है जिंदा कारतूस जो उसमें बरामद हुए। और जब दूसरे को रोकने का, गाड़ी वाले को रोकने के लिए कहा गया तो गाड़ी वाला वहां से तेजी से जो है बढ़ा के आगे नेपाल की ओर चला गया। कुछ देर बाद फिर वापस वहां से जो है वो लौटा है और काफी देर इंट्रोगेशन करने के बाद, क्योंकि बॉर्डर पर काफी सुरक्षा एजेंसियां हैं, एसएसबी है, इंटेलिजेंस है, अन्य एजेंसियां हैं, सबके द्वारा जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो है घर से बैग में इनके जो है भूलवश ये कारतूस आ गए। तो एसएसबी के द्वारा इनको जो है दोनों व्यक्तियों को पुलिस को सुपुर्द किया गया और पुलिस इसमें जो है वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल हरीश, भूलवश आ गया है और ये छोटी सी भूल भी बताया है बीजेपी विधायक किस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए अपने भाई को कि उनसे छोटी सी भूल हो गई है, वो लाइसेंस नहीं दिखा पाए। तो क्या अब लाइसेंस दिखा दिया है और आगे अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों की तरफ से क्या कुछ? जी, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि इनको जो है लाइसेंस दिखाने के लिए समय दिया गया था और लाइसेंस इनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया। तो आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें जो है प्रचलन में है। जी बिल्कुल हरीश, और इस पूरे मामले पर अब सियासत भी एक अलग रंग लेती हुई नजर आ रही है। करण मेहरा ने कहा है कि पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए इस तरीके से अब सभी पाप सामने आ रहे हैं भाजपा के। देखिए, अगर बात करें सतीश नैनवाल की तो इनके विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। ये काफी जो है रानीखेत के अंदर विवादित है, चाहे इनके कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिससे हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। तो एक फिर से एक नया विवाद जो इनको मिला है तो कहीं न कहीं विपक्ष को एक जो है राजनीति करने का एक मुद्दा विपक्ष को बैठे बैठा इनके द्वारा दे दिया गया, क्योंकि जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हथियारों के साथ जाना अपने आप में ही गलत है। कहीं न कहीं जो है चाहे वो भूलवश गया हो चाहे जैसे भी गया हो, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करना जो अपने आप में एक अपराध है। बिल्कुल हरीश, तो इस बात की जानकारी विधायक के छोटे भाई को भी रही होगी कि इस तरीके का जब भी आप अवैध कोई चीज ले जाते हैं, अवैध हथियार खास तौर पर, तो ये बड़ी बात होती है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में भूलवश कैसे हो गई? और अगर भाजपा के विधायक होने के नाते इन्हें टाइम दिया गया है तो पुलिस प्रशासन इस तरीके से सॉफ्ट रुख या फिर ये कहे कि बेहद असंवेदनशील होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें विधायक के भाई हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जो है सुरक्षा एजेंसियां भी प्रेशर में है, कहीं ना कहीं वो उस तरह का रुख अपना नहीं पा रही जिस तरीके से एक आम आदमी के साथ में जो है कानून बर्ताव करता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अंडर प्रेशर होकर जो है उस व्यक्ति के साथ में ये जो है जांच इंट्रोगेशन जो है कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। जी बिल्कुल, नर्म रुख देखने को मिल रहा है पुलिस प्रशासन का। अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है देखना बेहद अहम होगा। हरीश, आप निगाह बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे मामले पर अब फिर से सियासत गरमाने लगी है और बयानबाजी भी सामने आ रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों के शोध एवं नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वे एक दूसरे से अनुभवों का लाभ भी ले। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपेक्षा की है कि वे उत्तराखंड के मोटे अनाजों यानी मिलेट्स के क्षेत्र में सहायता समूहों को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने के लिए शोध और अनुसंधान के माध्यम से सहयोग भी करेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।